नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। नए संकल्पों के साथ झारखंड की नई सरकार वजूद में आई, बहुमत के साथ। एक साल पूरे हो गए। ये पूरा साल चुनौतियों भरा रहा। महामारी चुनौती पेश करती गई और ये सरकार उन चुनौतियों को पार करने के लिए कसर करती गई। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद हिसाब किताब तो बनता है, लेखा जोखा तो बनता है। लिहाजा सीएम ने हर विभाग की समीक्षा की गहनता के साथ, कुछ निर्देश दिए, नई योजनाओं के बारे में बताया। अब अगले 4 साल किस तरीके से, किस रोड मैप के साथ विभाग विकास की ओर अग्रसर होंगे, इस पर सहमति बनी। हम विभागवार खुद भी समीक्षा कर रहे हैं, विभागों के मंत्री से मिलकर उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल कैसा गया और अगला 4 साल कैसा होगा। इसी कड़ी में हम इस वक्त हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री के साथ। मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। सबसे पहले धन्यवाद। एक साल पूरा करने के लिए न्यूज 11 भारत की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा हुई, कितना मार्क्स मिला? देखिए, समीक्षा पूरे राज्य के सभी जितने भी जिम्मेदारियां, जिन विभागों की जिम्मेदारियां जिन मंत्रियों को मिली हैं और खुद माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे जितने विभाग हैं, सभी विभागों की गहन समीक्षा हुई और इसका फलाफल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जब से हमारी सरकार का गठन इस राज्य में हुआ है, हमें तो विरासत में सबसे पहले तो खाली खजाना मिला और उसके बाद कर्ज चुकाने का बोझ, साथ साथ हजारों करोड़ का कर्ज छोड़ गई थी पिछली सरकार। उसके बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहीं से विचलित नहीं थे। उन्होंने सरकार गठन के 1 महीने के बाद ही कहा था कि राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति इस तरह की है, लेकिन हम इससे थोड़े भी परेशान नहीं हैं। हम स्थितियों को सुधार लेंगे और राज्य को विकास के मार्ग पर, विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम करेंगे। और इसी बीच हमें कोरोना के संक्रमण से भी जूझना पड़ा। इसका भी जो मैनेजमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया, वो पूरे देश में एक तरह से उसको, पूरे देश ने उसको अडॉप्ट किया। अच्छा, इस संक्रमण काल में, महामारी के दौरान, अगर आपके विभाग की योजनाएं या आपके विभाग के कामों की बात की जाए, उस पर असर पड़ा? निरंतर हम, जब से मैंने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाली, मैंने सबसे पहले यह निर्देश दिया था अपने अधिकारियों को। उस समय गर्मी का मौसम शुरू होने वाला था जी। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ, पूरे राज्य के अभियंताओं के साथ बैठक की। उन्हें निर्देश दिया कि आप अभी से यह सुनिश्चित करने में लग जाएं कि कहीं से भी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि निरंतर सभी वर्ष गर्मी के दिनों में मीडिया की प्रमुखता रहती थी कि फलाने जिले में, फलाने अनुमंडल में, फलाने पंचायत में पीने के पानी का हाहाकार। और ये इस बार हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कहीं से भी मीडिया को ये प्रकाशित करने का मौका नहीं मिला। और ये हम अपने विभाग के, इसका श्रेय मैं अपने मीडिया को प्रकाशित करने का मौका नहीं मिला कि विभाग ने ऐसा काम किया? विभाग ने ऐसा काम किया तभी तो नहीं मिला। मीडिया तो खोजी है, मीडिया तो खोजी होती है, पत्रकारिता तो खोजी है, और वो खोज कर रह गई पूरे राज्य में, कहीं से मौका नहीं मिला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। और वित्तीय स्थिति भी हमारी काफी दयनीय थी। आपदा से भी हमें पैसे नहीं मिले थे। पहले केंद्रीय आपदा से पैसे मिलते थे, राज्य आपदा से पैसे मिलते थे, लेकिन हमने कहा कि जो भी, जिस स्थिति का सामना करना पड़े, कहीं से भी जो भी पेयजलापूर्ति के लिए जो भी माध्यम हैं, अगर वो कहीं से भी खराब पड़े हैं, किसी भी कारण से खराब पड़े हैं, उन सभी को दुरुस्त कराया जाए। और जब भी शिकायत मिलती है, शिकायत मिलने के 3 दिनों के अंदर शिकायत दूर होनी चाहिए। और तत्परता से काम किया हमारे अभियंताओं ने, गांव-गांव में घूमकर, और इसका परिणाम हुआ कि शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक एक रांची शहर के को अपवाद के रूप में देखा जाए, जहां हमें सिर्फ 2 दिनों की रास्टिंग करनी पड़ी हटिया डैम से, जहां। और इस बार
जो गर्मी का समय आएगा उसके लिए भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। हम पेयजल पे आते, लेकिन आपने पहले उसे छेड़ा, लिहाजा मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ, रांची के जिस इलाके में, वार्ड नंबर 51, 52, 53, 54, मतलब ये हटिया के क्षेत्र आते हैं, लेकिन आज भी जो पेयजल आपूर्ति है, घरों में सप्लाई है, वो बाधित है। देखिए, आज अगर बाधित है तो उसकी शिकायत हम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार आज निरंतर जलापूर्ति की जा रही है। हटिया डैम हो, रुक्का डैम हो, कांके डैम हो, सभी जगहों से निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है। कहीं किसी तरह की तकनीकी खामी के कारण अगर कहीं जलापूर्ति बाधित हो रही होगी तो ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। और मैंने अभी आपने हमारी बात को बीच में काटा कि पिछले गर्मी का मौसम में जो हमें रेशनिंग करनी पड़ी, उसके पीछे एक छोटा सा कारण था। अगर पिछली सरकारें गंभीर होती तो रेशनिंग की नौबत नहीं आती, क्योंकि हमारे गेतलसूद डैम में इतना जल का भंडार है कि हम सिर्फ गेतलसूद डैम से पूरे रांची शहर को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। एक छोटा सा एक पाइपलाइन का डाया बदलने के बाद हम गेतलसूद से जहां जहां हमने पिछली बार रेशनिंग की वहां हम जब पेयजल उपलब्ध करा सकते आपने हैं। सप्लाई किया? नहीं, अभी वो हमने निविदा की प्रक्रिया शायद हो गई है और सिर्फ वो कम डाया का पाइप लगा हुआ था, जिससे अगर रुक्का गेतलसूद से अगर उससे जलापूर्ति होती तो वो पाइप फट सकता था। सिर्फ पाइप बदलने का 5-6 करोड़ का के खर्च पर वो पाइप को बदल दिया जाए अगर डोरंडा ये ओवरब्रिज से लेकर और हिनू और ध्रुवा इलाके तक, तो हम जब हटिया डैम का जलस्तर नीचे जाएगा तो हम रुक्का से पानी वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम हमने अब धरातल पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा और आने वाले गर्मी के समय में रांची शहर में कहीं भी पेयजल की किल्लत नहीं होगी। लेकिन एक प्रश्न है मंत्री जी कि 1964 के बाद जब एकीकृत बिहार में 3 डैम बने थे, उसके बाद 2000 में झारखंड वजूद में आया। आज तक हम 3 ही डैम के भरोसे हैं, जबकि आबादी बढ़ रही है, इलाके का विस्तार हो रहा है। इस क्षेत्र में आपके विभाग की कोई योजना सामने है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था पर हमारा पूरा ध्यान है कि और जैसे जैसे आबादी बढ़े, अगले 50 वर्षों के बाद जो स्थिति होगी उसको लेकर हमारा विभाग काम कर रहा है और उस पर योजना तैयार की जा रही है। और साथ में जल संसाधन विभाग की भी, जो हमारे जिम्मे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे है, जल संसाधन विभाग, हमारा पेयजल स्वच्छता विभाग और अन्य विभाग जो सड़क निर्माण का विभाग, ये सारे विभागों के वरीय अभियंताओं की एक टीम हमने बनाई और उन्हें एक सर्वे करके कि कहाँ से हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि आने वाले 50 वर्षों में जो स्थिति होगी, जिस तरह की आबादी बढ़ेगी, हमारा शहर फैलेगा। अब स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और ग्रेटर रांची की बात हो रही है। इन सभी जगहों पर पेयजल की किसी तरह से किल्लत ना हो, इस पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने ओडीएफ फ्री घोषित कर दिया था पूरे झारखंड को। आज ये विभाग आपके हाथ में है, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ी कहा जाए तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, पिछली सरकारों ने और अभी भी, मतलब केंद्र की सरकार अभी भी कागजों पर विकास कर रही है, ये कहने में मुझे थोड़ा भी शक नहीं है। क्योंकि आज अगर ओडीएफ की बात आपने उठाई और धरातल पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं गंभीर हूं इस पर। मैंने विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर के जिला अधिकारी से लेके और मुख्य सचिव तक मैंने ये निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी से जल्द हो सके जमीनी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा हो। हमने टीम बनाया है अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व में पूरे राज्य में और उन्हें सर्वे करके जाकर
जांच करके और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब हम ऐसी अनियमितता यहाँ अपने राज्य में तो नहीं होने देंगे, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। चलिए, विभाग छोटा है, जल संसाधन विभाग इस विभाग से अटैच इस बार नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है। बावजूद इसके इस विभाग के पास शहर को उसकी प्यास बुझाने के लिए और एक बड़ी समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी इस विभाग पर है। साफ सफाई और पेयजल, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बातचीत जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस वक्त पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं इस विभाग की उपलब्धियों के बारे में जो एक साल में इस विभाग ने हासिल की और आगे की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मंत्री जी हमारे साथ है। मंत्री जी, एक चीज़ है, जब ये सरकार वजूद में आई, हालांकि विभागों में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ, कुछ विभाग जैसा कि आपने भी बताया मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन विभाग में जितने टेंडर हुए पिछले 3 साल में, उन सब की फाइल मंगाई है और जांच की दृष्टि से देख रहे हैं। आपका विभाग भी उस समय एक साथ हुआ करता था और आपके भी यहाँ भी इंजीनियर्स बैठते हैं, टेंडर्स की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। क्या आप भी इस ओर कुछ कदम उठाएंगे? क्या आपके जहन में है कि पिछले 3 साल का लेखा जोखा जो है उसको खंगाला जाना चाहिए? देखिए, हमारे विभाग में जो भी निविदाएं होती हैं वो लगभग उसमें ज़्यादा पार्ट होता है मैकेनिकल मशीनरी पार्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता की संभावना नहीं रह जाती है। बावजूद इसके अगर कहीं से किसी तरह की शिकायत आती है तो उसकी गहन जांच करके उस पर कार्रवाई होती है। किसी तरह की अगर चाहे वो एजेंसी की निष्क्रियता हो या किसी तरह का गुणवत्ता के साथ किसी तरह का अगर खिलवाड़ किया जा रहा हो, तो उस पर मैं पूरी तरह से गंभीर रहता हूं। कोई भी शिकायत आती है तो उसकी गहन जांच करा के और अगर शिकायत सही पाई जाती हो तो उस पर कार्रवाई करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास अभी ये है कि पिछली सरकारों ने बहुत सारी योजनाओं को लागू तो कर दिया, लेकिन जो समयावधि उसके लिए निर्धारित की गई थी उससे दुगने समय हो गए। 3 साल में कोई योजना पूरी करनी थी, 6 साल 8 साल हो गए और अभी तक योजनाएं 50% भी पूरी नहीं हुई थी। 60%। जब मैंने अवलोकन किया, मैंने निरीक्षण किया तो मैं अवाक रह गया। और आज सभी अभियंताओं से लेकर जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनमें एक इस तरह की भावना है कि अगर हम काम समय पर नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। आज बताता हूं, मैं अपने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतापपुर का इलाका है, वहां उस इलाके में खुद जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष थे तो दौरा किया था और वहां फ्लोराइड से प्रति वर्ष जी बहुत मौतें होती हैं। मौतें होती थी और विकलांग होते थे लोग। विकलांग होते हैं, काफ़ी लोग अभी भी विकलांग हैं। और वहाँ 8 साल पहले योजना लागू की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, मुझे शायद ऐसा लगता है कि उस समय की योजना जी, और आज तक वो योजना पूरी नहीं हो पाई थी। आदिम जनजाति के जो हमारे जहाँ गांव हैं, जहाँ आदिम जनजातियों की संख्या है, वैसे इलाकों में सोलर पंप के द्वारा मिनी वाटर सप्लाई स्कीम का की जो योजनाएं थी उनको हम विस्तारित करके उनके माध्यम से हम पाइपलाइन से उनके घरों तक जल उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। वो काम भी बहुत तेजी से हो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मसानजोर को भी लेके कुछ घोषणाएं की। हाँ, मसानजोर एक बहुत बड़ा स्रोत है जहाँ से हम लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए भी योजना भी हमारे जहन में नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी योजना बन रही है जी। और उससे संथाल परगना को बहुत बड़ा। और एक हमारा गंगा प्रोजेक्ट है जो वो भी बहुत ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उस पर भी कार्य योजना हमारी बन रही है। शहरी इलाकों में वाटर एटीएम का एक कंसेप्ट आया था, लेकिन वो अब कहीं दूसरी जगहों पे दिखता नहीं है। क्या इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए शहर में? उसका मैंने उस पर बात की थी, अपने मैंने जानना समझना चाहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा
लाभकारी नहीं है वाटर एटीएम की योजना, जैसा कि मुझे अभियंताओं ने, अधिकारियों ने बताया। फिर मैंने, क्योंकि अब तो हमारा लक्ष्य है कि सभी 54 लाख घरों को हम शुद्ध पेयजल से जोड़ें, टैप वाटर से जोड़ने का लक्ष्य है हमें 2024 तक। और हम उस योजना पर ही अभी सारा ध्यान केंद्रित करके रखे हैं कि उसको हम पूरा कर सकें और सभी राज्य के सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके। इस पर हमारा निरंतर काम चल रहा है। काफ़ी बड़ी योजनाएं जो हैं, लगभग बृहत योजनाएं 32-33 योजनाएं हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई हैं। उनकी निविदा की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी निविदाएं अभी 22-23 बड़ी निविदाएं प्रकाशित हो रही हैं। और छोटे जो स्मॉल विलेज स्कीम है, जो ग्राउंड वाटर सोर्स से, जहाँ पर सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है जी, वहाँ हम ग्राउंड वाटर सोर्स से छोटी योजनाएं 20 घर से लेकर 100 घरों तक की योजनाएं, उस पर भी तेजी से काम हमारा विभाग कर रहा है। और हमारा काम करने का तरीका थोड़ा भिन्न होता है। हम जो लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य समय पर पूरा नहीं होने से दिक्कत है। हाँ, और अधिकारी अभियंता इस बात को जान चुके हैं। पहले की कार्यशैली में अब बहुत 1 साल में बदलाव आ गया। पहले जो रूटीन वर्क सिर्फ करते थे कि हमारी पदस्थापना हुई है 2 साल 3 साल के लिए, हमें रूटीन वर्क करना है, ये अच्छा, कार्यशैली बदली है। ये मैं आपको अधिकारियों की क्रियाकलाप और उनकी कार्यशैली पर नेतृत्व का कितना असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि नेतृत्व अगर समर्पण की भावना से काम करे, जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें सत्ता सौंपी है, अगर जनता के प्रति जिम्मेदार हो, जैसा कि हमारी सरकार, मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस सोच में रहते हैं कि कैसे हम जनता से किए। हमने चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, हमने संकल्प पत्र जारी किया था। और बार बार मैं कहता हूं कि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हमने जो संकल्प हमने लिए उन संकल्पों को हम पूरा करें। और जिस उद्देश्य से हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़कर इस राज्य का निर्माण कराया, उस उद्देश्य को, उस मकसद को पूरा हम कर पाएं और समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, शोषित वंचित, उन सभी लोगों को उनका हक अधिकार मिल पाए और समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की किरण पहुंचे। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकल्प, जिस संकल्प पत्र का आपने जिक्र किया, वो है रोजगार मुहैया कराना। हालांकि ये सवालात अभी उठते हैं कि अभी तक रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। इसको भरपाई करने के लिए जाहिर तौर पर कई विभागों में रिक्तियां हैं। आपके विभाग की रिक्तियों का क्या योगदान रहेगा इस देखिए, कमोबेश सभी विभागों में रिक्तियां हैं। एक सबसे बड़ा भी जो सबसे बड़ी पहल हुई है कि हमारे यहाँ राज्य प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था, उसे भर दिया गया है जी। और निर्देश भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसी कि मुझे जानकारी है कि जितनी भी रिक्तियां हैं, जिन जिन विभागों की रिक्तियां हैं, उस सभी पर गहन समीक्षा करके और जल्द से जल्द वो जो भी पद खाली हैं उनको भरा जाए। और इससे लगता है कि बहुत बड़ी एक नियुक्ति होगी और 2021 का वर्ष जो होगा वो एक तरह से कहे कि रोजगार का वर्ष होगा। खजाने की सेहत कैसी है और उस खजाने से आपके विभाग को उसका हक मिल रहा है? देखिए, अभी हमारे लिए तो बहुत खुशी का समय है कि हम 1 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक बात दुख से कहना पड़ता है कि आज तक अभी तक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हो या राज्य के भाजपा के जो वरिष्ठ नेतागण हो, अपनी सत्ता छीनने को वो लोग अभी तक पचा नहीं पा रहे। और किसी तरह से कैसे हम राज्य को अस्थिर करें, इस सरकार को कैसे कमज़ोर करें, इन पर ही उनका मंथन। राज्य कैसे आगे बढ़े इस पर कभी नहीं सोचते। एक जो स्वच्छ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए राज्य के जो अभी सत्ता पक्ष हैं, हमें
मार्गदर्शन देना चाहिए कि ये काम करने से राज्य का विकास, उससे कोई लेना देना नहीं। राज्य को कैसे अस्थिर करे, बार बार बयान आते हैं नेताओं के कि हम सरकार गिरा देंगे, जनवरी में हमारी सरकार बन जाएगी। मुख्यमंत्री तो का चेहरा इस बदल पर जाएगा। ही इन लोग 24 घंटे 7 दिन इस पर ही इनका मंथन होता है। इनके प्रभारी भी आते हैं तो वही बात करते हैं। तो इन कोशिशों तो का महागठबंधन पर ये- कोई असर पड़ता है? देखिए, कभी कोई असर नहीं पड़ेगा महागठबंधन पर। हमारी सरकार मजबूत है और हम पूरी मजबूती के साथ, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे मंत्री हों, सभी लोग एकजुट हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जब अब खरीद फरोख्त ना कर पाए तो अब और तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो कि बड़ा ही एक अच्छे स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एक तरह से खतरे की घंटी है। और बड़े वरिष्ठ नेताओं का जो बयान आ रहा है, यह कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य को पक्ष विपक्ष, राज्य हो देश हो, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर उसके विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका विपक्ष के लोगों को निभानी चाहिए। और आने वाले जो 5 साल की व्यवस्था की गई है लोकतंत्र में, आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो जनता आपको फिर से मौका देगी। अगर हमारी सरकार अच्छा काम करेगी तो जनता हमें फिर से मौका देगी, और हम अगर जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाएंगे, जनता हमें हटा देगी। सरकार को 1 साल हो गए। कई विभाग ऐसे हैं या आयोग या बोर्ड ऐसे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है वो आड़े आ रहा है। इस पर मिथिलेश ठाकुर जी की अपनी क्या राय है? देखिए, हमारी राय इसमें मामला अभी पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में है। कुछ लोग उच्च न्यायालय की शरण में भी गए हैं। तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी करना मैं तो नहीं समझता हूँ उचित होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि इतने विधायक इनके जीत कर आए। तो सारे अयोग्य तो नहीं थे कि जो कोई भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, कि जो पानी पी पी कर और जिनके विरुद्ध चुनाव जीत कर आए, उनको इस जिम्मेदारी देने के पीछे उनका क्या मकसद, क्या उद्देश्य है, तो वही बता सकते तो हैं। महागठबंधन नैतिकता के आधार पर इसका विरोध कर रही है? नैतिकता के आधार पर है। देखिए, हम मामला, ये सारा पूरा मामला ये हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर और उनका, और जो भी विधि सम्मत बातें होंगी वो पूरा अध्ययन कर रहे हैं। अपना जो उनका ट्रिब्यूनल है उसमें चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी वकील अधिवक्ताओं का पैनल होता है। सारे विचार के बाद पिछली सरकार की तरह नहीं कि अंत समय तक मामले को लटकाए रखा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। और उसमें भी विक्टिम, अभी जो नेता प्रतिपक्ष की बात जिनकी हो रही है, वो उसमें भी वही विक्टिम थे कि उनके लोग गए थे तो वो लड़ते रहे 5 साल तक। उसको भी याद रखना चाहिए। आखिर में नए साल का संकल्प क्या है मिथिलेश ठाकुर जी का बतौर मंत्री, और जनता के लिए संदेश क्या है? देखिए, नए साल का संकल्प मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नया साल 2021 विकास का वर्ष होगा। इसका एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हम निश्चित रूप से अभी भी आर्थिक रूप से पूरी तरह से, हम जो आर्थिक परिस्थितियां हैं हमारे राज्य की, उससे हम उबर नहीं पाए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है और आने वाला वर्ष विकास का वर्ष होगा, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है, कोई संकोच नहीं लगता है। और जनता से को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए यही अपील करना चाहूँगा झारखंड वासियों से कि आप आगे आएँ। आपके जो अधिकार हैं, एक आम नागरिक के रूप में प्रधानमंत्री के जो अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं, एक आम व्यक्ति का भी वही अधिकार है। आप आगे आए अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए, और क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके
लिए आप लायबल हैं कि आप अपना हक किसी हद तक जाकर ले सकते हैं। जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा हो उस पर आवाज बुलंद करें और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राज्य को विकास की मार्ग पर दौड़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। यही मेरी अपील होगी राज्य की जनता से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश ठाकुर पेयजल और स्वच्छता मंत्री, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा खुद से अभी भी की, सीएम के साथ तो की ही थी, और इनका संकल्प यही है कि पिछले बीते साल जो एक साल चुनौतियों भरा रहा, अगला साल विकास की दुगनी गति से सरकार आगे बढ़ेगी। और राज्यवासियों से भी इन्होंने अपील की कि सरकार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार आपकी जिम्मेदारी भी है, और आप भी एक कदम आगे बढ़िए, राज्य को विकास के पथ पर आके दौड़ाइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।